हाय गाइस, द हंस एकेडमी में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। आज की क्लास में बिहार सिपाही भर्ती 2025 क्वेश्चन सेट 4 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आप हमारे क्लास सेट 1 नहीं देखे हैं, सेट 2 की क्लास नहीं देखे हैं, सेट 3 की क्लास नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित बहुत सारे उसमें उत्कृष्ट क्वेश्चन सेट किए गए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी का क्लास देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है, आइए क्लास समझते हैं, क्लास में क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। जो साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें? इमली में, सिरका में, सेब में या नींबू में। ठीक है, तो इस सबसे पहले साइट्रिक अम्ल को समझिए। ठीक है, साइट्रिक अम्ल अक्सर खट्टे फलों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नींबू और संतरा को ले सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नींबू में साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें? तो भाई नींबू और संतरा में। ठीक है, खट्टे फलों में पाए जाते हैं। ठीक है, साइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो यह एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है। क्या है? कमजोर कार्बनिक अम्ल। ठीक है, इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र की, साइट्रिक अम्ल की रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H8O7। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो C6H8O7 हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक अम्ल एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, रासायनिक सूत्र आपको C6H8O7। ठीक है, ये खट्टे फलों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप नींबू और संतरा को भी ले सकते हैं, संतरा में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर सेब की बात करें तो सेब में माइलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो माइलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? माइलिक अम्ल। माइलिक अम्ल की बात करें तो माइलिक शब्द जो है वो लैटिन शब्द माइलम से लिया गया है। कहां से? लैटिन शब्द माइलम से लिया गया, माइलम, जिसका अर्थ सेब होता है। क्या होता है? सेब ही होता है। ठीक है, सेब में माइलिक अम्ल होता है। माइलिक जो शब्द है वो लैटिन शब्द माइलम से लिया गया है जिसका अर्थ सेब ही होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए? तो बोलिएगा सर जी एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ठीक है, ठीक है, अगर इमली की बात करें, इमली की, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है भाई? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है बताइए? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ये इमली के साथ साथ अंगूर और केला में भी पाए जाते हैं। ये जो टार्ट्रिक अम्ल है ये इमली के साथ साथ अंगूर और केला में भी पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अगर इसकी रासायनिक सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र की, तो क्या हो जाएगा? C4H6O6, C4H6O6 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C4H6O6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? देखरेख कौन करता है बताइए? तो भारतीय केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किस बैंक के द्वारा किया जाता है भाई? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण किया जाता है, उसका देखरेख किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जो मनुष्य में डॉट आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है बताइए? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुद्रांत। सुद्रांत को ही छोटी आंत के रूप, छोटी आंत भी कहा जाता है। सुद्रांत को छोटी आंत भी कहा जाता है, छोटी आंत। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 20 फीट लंबी होती है।
छोटी आंत शुद्रांत 20 फीट लंबी होती है, लगभग 20 फीट लंबी होती है। शुद्रांत की बात करें मतलब छोटी आंत की, तो इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। 3 भाग में, कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? तो एक ग्रहणी, दूसरा जायजुम और तीसरा इलियम। इलियम, दूसरा जायजुम, पहला ग्रहणी और तीसरा इलियम। बताइए, मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है वो क्या होता है? शुद्रांत होता है। शुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं। शुद्रांत को ही क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 20 फीट लंबी होती है। कितना फीट लंबी होती है? तो 20 फीट लंबी होती है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया। शुद्रांत को 3 भागों में बांटा गया, छोटी आंत को 3 भागों में बांट दिया गया, ग्रहणी, जायजुम और इलियम। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री। क्या हो जाएगा भाई? हिमाद्री। इसे महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री को और किन किन नामों से जाना जाता है भाई? तो महान हिमालय, हिमालय और कौन सा नाम? ट्रांस हिमालय। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री को महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जो किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जादव पायेंग को। किसको? तो जादव पायेंग को। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति, ग्रहों की गति का संचालन होता है किस नियम के द्वारा? तो क्या हो जाएगा भाई? केपलर के नियम के द्वारा। किस नियम के द्वारा? तो केपलर के नियम के द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। किस नियम के द्वारा? तो केपलर के नियमों के द्वारा। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जो 2 अस्थियां मतलब 2 हड्डियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? 2 हड्डियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? स्नायु नामक संयोजी ऊतक से। किस ऊतक से? तो स्नायु नामक संयोजी ऊतक से। ठीक है, ये जो ऊतक है स्नायु, ये मजबूत और लचीला ऊतक होता है। क्या होता है? एक मजबूत और लचीला ऊतक होता है जो हड्डियों को जोड़कर उसके जोड़ों को स्थिरता और सहारा प्रदान करते हैं। हड्डियों की जोड़ों को जोड़कर उसको स्थिरता और सहारा प्रदान करते हैं। कौन ऊतक भाई? तो संयोजी ऊतक, संयोजी स्नायु नामक संयोजी ऊतक। ठीक है, ये 2 हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। स्नायु नामक संयोजी ऊतक क्या करता है? 2 अस्थियों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मजबूत और लचीला ऊतक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो भाई इसका उद्देश्य यही है जो छोटे से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। प्रारंभिक शिक्षा देना क्या है? प्रारंभिक शिक्षा देना। छोटे से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, अगला देखिए। तो सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन को एक विशेष तरीका से तैयार किया जाता है। ठीक है, ताकि अगर इस पर सूर्य का प्रकाश पड़े तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके, परिवर्तित कर सके, बदल सके। सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। ठीक है, अगर सिलिकॉन की बात करें तो ये एक अर्धचालक पदार्थ होता है। क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ। क्या होता है भाई? सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ होता है। अर्धचालक पदार्थ का मतलब जो ये बिजली का अच्छा चालक नहीं होता है, ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है। बिजली का ना ही अच्छा चालक होता है, ना ही अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में है। भारत में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है कि द्विदलीय व्यवस्था है कि बहुदलीय व्यवस्था है? बताइए। भारत में एक दलीय व्यवस्था है कि द्विदलीय व्यवस्था है कि बहुदलीय व्यवस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत में भाई बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। 2 से अधिक राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने की संभावनाएं रखते हैं। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था की बात करें तो एक दलीय व्यवस्था चीन में है,
द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका में है, ठीक है। भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2007 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा काशी बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? क्या हो जाएगा? द हेग में स्थित है। ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, द हेग स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। किसका प्रमुख न्यायिक अंग है भाई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है बताइए? संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है भाई? तो प्रमुख न्यायिक अंग है। क्या है? न्यायिक अंग है, प्रमुख न्यायिक क्या है? अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है? प्रमुख न्यायिक अंग है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो भाई द हेग में है, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के द्वारा की गई थी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी? चार्टर के द्वारा की गई थी 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसके द्वारा किया गया? तो चार्टर के द्वारा, चार्टर के द्वारा किया गया था 1945 में, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट में उपस्थित है बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा 78%। क्या हो जाएगा? 78%, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। सबसे हल्की गैस की बात करें अगर, सबसे हल्की गैस की अगर बात करें, सबसे हल्की गैस की बात करें तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यही दूसरी हल्की गैस की बात करें, गैस की बात करें तो हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। हीलियम को नोवेल गैस कहते हैं, नोवेल गैस। हीलियम को ही कौन से गैस बोलते हैं भाई? तो नोवेल गैस बोलते हैं, नोवेल गैस। हीलियम नोवेल गैस कहते हैं, ठीक है। यही गैस गुब्बारे में भरे जाते हैं, गुब्बारे में जो गैस भरे जाते हैं वो हीलियम गैस ही भरे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर यहां पर हम सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। अगर सबसे भारी धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा। अगर हम सबसे कठोर धातु की बात करें, कठोर धातु की, तो क्या हो जाएगा? बताइए, किसी को याद आए तो बताइए भाई, क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। और एक चीज तो सबको याद होगा, एक पॉइंट, जो सबसे कठोर पदार्थ क्या है बताइए? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सबसे कठोर पदार्थ क्या है? अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? डायमंड, हीरा।
क्या हो जाएगा भाई? हीरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% है। ठीक है, वही सबसे ज्यादा गैस है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा गैस जो है वो नाइट्रोजन की गैस ही है, 78%। ठीक है, अगर मीथेन गैस की बात करें तो मार्स गैस कहलाती है, मीथेन गैस ही मार्स गैस कहलाती है। सबसे हल्की गैस की बात करें तो भाई हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरी हल्की गैस की बात करें तो हीलियम हो जाएगा। और हीलियम गैस ही गुब्बारे में जो गैस भरे जाते हैं वो हीलियम गैस ही भरे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे हल्की धातु की बात करें तो क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। भारी धातु की बात करें, सबसे भारी धातु की तो ऑस्मियम हो जाएगा। वहीं पर सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? डायमंड, हीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो अगला क्वेश्चन क्या है? वार डोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? वार डोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई? क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने ही सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसके सफलता के बाद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक नेता बन के उभरे। ठीक है, और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली है। किसकी उपाधि मिली है भाई साहब? तो लौह पुरुष की, लौह पुरुष की उपाधि मिली है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि मिली है? तो लौह पुरुष की उपाधि मिली है। क्योंकि इन्होंने भारत के लोग को एकजुट करने में, भारत के लोग को एकजुट करने में और एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत में पहला भूमिगत रेलवे, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहां बनाया गया था? पहला भूमिगत रेलवे कहां बनाया गया था बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कोलकाता में बनाया गया था। इसकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई था? 1984 ईस्वी में हुई है। ठीक है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में ही बनाया गया था और इसकी शुरुआत 1984 ईस्वी में हुई है। अगर विश्व में बात करें रेल मेट्रो नेटवर्क की, अगर पूरे विश्व में बात करें, अगर विश्व में मेट्रो नेटवर्क के मामले में बात करें अगर विश्व में मेट्रो नेटवर्क के मामले में बात करें तो भारत का जो है मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत जो है वो पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे है। कितने स्थान पे है भाई? तो तीसरा स्थान पे है। वही दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान पर कौन है? दूसरा स्थान पे भाई अमेरिका है। प्रथम स्थान पर कौन है बताइए, किसी को मालूम है तो? प्रथम स्थान पर भाई चीन है। प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। ठीक है, पहला भूमिगत रेलवे कहां बनाया गया था? कोलकाता। कहां बनाया गया था? कोलकाता। शुरुआत कब हुई? तो 1984 में। शुरुआत कब हुई? 1984 ईस्वी में। अगर विश्व में मेट्रो नेटवर्क के मामले में बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है बताइए? भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अमेरिका का कौन सा स्थान है मेट्रो नेटवर्क में? विश्व में अमेरिका का कौन सा स्थान है मेट्रो नेटवर्क में? तो भाई दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है मेट्रो नेटवर्क के मामले में? पूरे विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो भाई चीन का है। भाई चीन का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है, ये नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। वो वहां पे अश्वेत लोगों को समान नागरिक अधिकार दिलाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो आंदोलन था एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन में गैर हिंसक विरोध, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और कानूनी जैसी लड़ाई शामिल थी। ठीक है, इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, इसका मेन उद्देश्य यही था जो नस्लीय भेदभाव को खत्म करना। ठीक है, जड़ से खत्म कर देना, क्योंकि वहां पर श्वेत और अश्वेत को लेकर नस्लीय भेदभाव चलता था। गोरा और काला
काला और गोरा को लेकर के नस्लीय भेदभाव चलता था, उसको जड़ से खत्म करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, और जिससे अश्वेत लोगों को भी समान नागरिक अधिकार मिल सके, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? बताइए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? क्या हो जाएगा भाई? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा किया गया था, फ्रांस की क्रांति के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर इस क्रांति की बात करें तो 1789 में ये क्रांति हुई है। कितने ईस्वी में? तो 1789 में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई है, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है फ्रांसीसी क्रांति ने, ठीक है। अगर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, अगर धर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। कहां पे हुआ भाई? तो यूरोप में हुआ, ठीक है। अगर क्रीमिया के युद्ध की बात करें तो ये अक्टूबर 1853 से लेकर के फरवरी 1856 तक चला। 1853 से लेकर के फरवरी 1856 तक चला। वही डेनमार्क की संधि की बात करें तो डेनमार्क की संधि विभिन्न समय पर विभिन्न संधि हुई है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है। अगर 1916 में डेनिश वेस्ट इंडीज की संधि हुई थी। डेनिश वेस्ट इंडीज की संधि हुई थी। वही 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि। उसके बाद अगर 1960 की बात करें तो 1960 में भी डेनमार्क के साथ एक संधि हुई थी। किसके बीच? तो कोपेनहेग के बीच। कोपेनहेग के बीच संधि हुई थी, ठीक है। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में कहां पे हुआ था? तो भाई यूरोप में हुआ था, ठीक है। कहां पे हुआ? तो यूरोप में हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी और इसी ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। अगर क्रीमिया के युद्ध की बात करें तो अक्टूबर 1853 से फरवरी 1856 तक चला। डेनमार्क की संधि विभिन्न समय में विभिन्न संधि हुई है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संधि है जो 1916 की अगर बात करें तो 1916 में वेस्ट इंडीज की संधि हुई है। 1916 में किसकी संधि हुई है भाई? तो वेस्ट इंडीज की संधि हुई है। अगर 1949 की बात करें तो 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि हुई है। 1960 की बात करें तो 1960 में कोपेनहेग की संधि हुई है। कोपेनहेग की संधि हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो देश का प्रथम नागरिक होता है, बताइए कौन होता है? तो भाई देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसके बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहां पे स्थित है भाई? कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। इस उद्यान का नाम जो रखा गया ये कुनो नदी के नाम पर रखा गया है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो नाम रखा गया है ये कुनो नदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 के साथ। सेट 5 में फिर टॉप 20 मोस्ट VVI जीके जीएस का डिस्कशन होगा, तो आप लोग जुड़िएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।